हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम एक और सेट डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज का। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये सेट होगा एंड हमेशा की तरह जिस तरह से हर लेक्चर के अंदर, हर पीवाईक्यू सेट के अंदर मैं आपको बहुत ईजी वे में समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चंस को। इस सेट में भी वैसा ही करेंगे, आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक कॉमन बेस कनेक्शन है। कौन सा कनेक्शन है? कॉमन बेस कनेक्शन है और करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर दिया हुआ है 0.95, यानी कि अल्फा की वैल्यू गिवन है। अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0.95। कॉमन बेस कनेक्शन है। एमीटर करंट हमें दी हुई है, एमीटर करंट वो कितनी दी हुई है? 0.9 मिली एम्पियर। तो बेस करंट की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, कौन सा कनेक्शन है? कॉमन बेस। तो फॉर कॉमन बेस, फॉर कॉमन बेस, कॉमन बेस के लिए क्या कंडीशन होती है कि बीटा इक्वल्स टू बनता है आई सी अपॉन आई ई। कॉमन बेस के लिए तो आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बीटा नहीं, अल्फा, अल्फा इंटू आई ई। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी अल्फा इंटू आई ई। तो यहां से हो जाएगा अल्फा इंटू आई ई। तो आई सी की वैल्यू निकाल लो सबसे पहले। तो यहां लिखो 0.9 और आई ई की वैल्यू जो है 0.9 हो गई, अल्फा की वैल्यू हो गई 0.95। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आई सी की। ठीक है, आई सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी 0.9 इंटू 0.95। तो ये हमारे पास आ गया 0.855 मिली एम्पियर। 855 मिली एम्पियर ये हमारे पास वैल्यू आ गई। किसकी? कलेक्टर करंट की आ गई। मैं बोला है बेस करंट बताओ। तो बेस करंट के लिए बीटा इक्वल्स टू क्या होता है? आई सी अपॉन क्या होता है? आई बी। ये कर सकते हैं एक तो, और एक हम ये लगा सकते हैं कि आई ई इक्वल्स टू आई सी और प्लस आई बी। तो यहां से मैंने वैल्यू निकाली है किसकी? आई सी की, जो कि कितनी आई है? 0.855। ये आई ई की वैल्यू है ना। ये तो आई सी की वैल्यू कितनी निकाली है? 0.9 है। आई सी की वैल्यू है 0.9 और आई सी की जो वैल्यू है वो है 0.855 प्लस आई बी। तो यहाँ से आई बी किसके इक्वल हो जाएगा? 0.9 माइनस 0.855। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 0.4045 बनेगा। तो यहाँ से बन जाएगा 45 म्यू एम्पियर। ठीक है, 45 म्यू एम्पियर, यानी कि ऑप्शन सी। तो एक तो तरीका ये है, ऐसे निकाल लो। दूसरा तरीका है बीटा की वैल्यू लगाओ। तो बीटा की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। तो बीटा किसके बराबर होता है? अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। यहाँ से बीटा निकालोगे, बीटा निकालने के बाद यहाँ पर वैल्यू रखोगे। आई सी की वैल्यू निकाल लिए तो उससे क्या निकल जाएगा? आई बी निकल जाएगा। वो तुम्हारी चॉइस है कि तुम कैसे सॉल्व करते हो। इससे थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, और इससे करोगे तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है पीएन जंक्शन हैज अ थिकनेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ। अब पीएन जंक्शन की जो थिकनेस है वो पूछी गई है। तो थिकनेस कैसे बताओगे? ये पीएन जंक्शन बनाया, ये पीएन जंक्शन बनाया। तो थिकनेस का मतलब है ये जो इंटरफेस है जहां पर ये मिल रहे हैं दोनों, ये पूछा है। तो ये जो थिकनेस होती है ये होती है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, कितनी होती है? 10⁻⁻6 मीटर, यानी कि सही आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ डिजिटल गेट हैविंग 2 इनपुट्स। अब यहां पर एक तो तरीका है सॉल्व करने का कि आप सभी जितने भी गेट्स दिए हैं उनके आउटपुट निकालो, पहला तरीका, जो कि बड़ा तरीका। दूसरा तरीका है कि अगर आपको गेट की प्रॉपर्टीज याद है तो ये क्वेश्चन चुटकियों में खत्म है। तो यहां पर हमें एक ट्रुथ टेबल बना के दी हुई है। उस ट्रुथ टेबल में अगर ध्यान से देखो तो जब भी कोई भी एक इनपुट जीरो है, कोई भी एक इनपुट जीरो है, तो आउटपुट जो आ रहा है वो हाई आउटपुट आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है? हाई आउटपुट आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है? नैंड गेट की प्रॉपर्टी होती है। नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? नैंड गेट के लिए फॉर एनी इनपुट जीरो, एनी इनपुट जीरो और लो इनपुट, जीरो और लो इनपुट, आउटपुट इज 1 और हाई। आउटपुट क्या होगा? 1 और हाई। तो ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है मेरे को यहाँ पर, ये टेबल दिख रही है। इस टेबल में ये सारा
किसके लिए दिख रहा है, नैंड गेट के लिए दिख रहा है, तो सीधा सीधा आंसर लगा दूंगा नैंड गेट। मैं फिर कह रहा हूँ इसको करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि आपको प्रॉपर्टी याद हो, प्रॉपर्टी याद है तो ये फिर बहुत लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फिर सारा करो। पहले और के लिए ट्रुथ टेबल बनाओ, एंड के लिए ट्रुथ टेबल बनाओ, नॉर के लिए ट्रुथ टेबल बनाओ, नैंड के लिए बनाओ। होने को तो उससे भी होगा ही होगा, पर उससे बड़ा हो जाएगा ज़बरदस्ती। जहाँ तुम्हारे 4 से 5 मिनट, और भी हो सकता है कि ज़्यादा ही लग जाए, वो टाइम तुम्हारा चला जाएगा। और जब अगर तुम्हें प्रॉपर्टी याद है तो वो जो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम खर्च कर रहे हो वो यहाँ पर कंपनसेट हो जाएगा दूसरे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द फॉरबिडन बैंड इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन सिलिकॉन। अब फॉरबिडन बैंड क्या होता है, एक हमारे पास होता है वैलेंस बैंड और एक होता है हमारे पास कंडक्शन बैंड। तो ये होता है कंडक्शन बैंड और ये होता है वैलेंस बैंड। इन दोनों के बीच का जो गैप है उसको हम बोलते हैं फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो कंडक्टर होते हैं उनके लिए होता है 0। इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होती है। और जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए इसकी वैल्यू कम होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर बिहेव करेगा इंसुलेटर की तरह भी और कंडक्टर की तरह भी, डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर। तो E जो है E उसकी वैल्यू होती है hc/λ, एनर्जी की hc/λ। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आप लिख रहे हो तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप लिख सकते हो क्या, 12400/λ। ये किस में है, आर्मस्ट्रॉन्ग में। और अगर आपको नैनो में लिखना है तो नैनो में ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240/λ और ये नैनोमीटर। तुम्हें जो आंसर निकालना है वो नैनोमीटर में निकालना है, तो नैनोमीटर में निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो यहाँ से लैम्बडा NM ये हो जाएगा 1240 और यहाँ इससे डिवाइड कर दिया E से। E की वैल्यू कितनी है, E की वैल्यू है 1.1, तो ये हो जाएगा 1240/1.1। तो सॉल्व करोगे तो 1200 के आसपास ही आंसर आ रहा है, तो ये आंसर आ जाएगा 1200 Nm। तो आंसर क्या आ जाएगा 1200, ये 1200 है भाई, है ना, ये 200 जैसा दिख रहा है, ये 1200 ही लिख देता हूँ मैं इसको। तो आंसर क्या आ जाएगा 1200 Nm। तो ये आंसर आ जाएगा विच इज़ ऑप्शन डी। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सोलर सेल क्या होता है, सोलर सेल पीएन जंक्शन होते हैं। सोलर सेल इस तरह के पीएन जंक्शन होते हैं जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसको फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फोटोवोल्टिक सेल कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्या होते हैं, पीएन जंक्शन होते हैं। ध्यान रखना सोलर सेल क्या होते हैं, पीएन जंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ट्रांजिस्टर हैविंग अल्फा की वैल्यू गिवन है, कितनी है अल्फा की वैल्यू 0.975। नेग्लिजिबल रिवर्स सैचुरेशन करंट इज ऑपरेटेड, यानी कि ICBO की जो वैल्यू है वो 0 है। मैंने कैसे बचाना, यहाँ पर माइनर करंट दी हुई है और कॉमन बेस के केस में होता है अल्फा, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा ICBO की वैल्यू कितनी है, 0 है। ऑपरेटेड इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यदि इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में चलाया जाता है तो IB की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाती है 250 म्यू एम्पियर। IC की वैल्यू बतानी है, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए IC किसके बराबर होता है, वो होता है IB इंटू बीटा प्लस ICEO। ICEO का मतलब होता है लीकेज करंट। ये कौन सी करंट होती है, ये होती है लीकेज करंट। तो ये जो लीकेज करंट है ICEO, ये किसके बराबर होती है, ये होती है ICBO अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब गिवन है साफ साफ ये 0 है, तो ICEO कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, ICEO 0 हो गया तो IC की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, IB इंटू बीटा। अब IB तो तुम्हें गिवन है, तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है बीटा। तो बीटा किसके बराबर हो गया, बीटा इक्वल्स हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.975 और अपॉन 1 माइनस अल्फा 0.975। तो इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.975 अपॉन 1 माइनस 0.975, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 39। तो बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 39 आएगी।
यहाँ पर ये वैल्यू डालनी है, ये वैल्यू डालोगे तो आई बीटा कितना है 250 म्यू एम्पियर है ना। ये म्यू है या मिली है, चेक कर लेते हैं। तो ये 39 इंटू 250 मल्टीप्लाई करो इसको 250 से, यह आएगा 9750 और तो मिली एम्पियर में आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 9.75 मिली एम्पियर। तो ये आंसर आ जाएगा विच इज ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द आउटपुट ऑफ नॉर गेट, नॉर गेट का आउटपुट बताना है। तो नॉर गेट कुछ ऐसा बनेगा, नॉर गेट जो है वो कुछ इस तरह का बन जाएगा। ये अगर मैं यहाँ इनपुट देता हूँ ए, यहाँ इनपुट देता हूँ बी, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो आएगा ए प्लस बी और इस पूरे का बार। अब यहाँ पर आप यूज करो डी मॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम को यूज करोगे तो ए प्लस बी का जो बार है उसको आप कैसे लिख सकते हो, ए बार और डॉट बी बार। तो यानी कि ये जो वाई आउटपुट आया है इसका आंसर हो जाएगा ए बार और डॉट बी बार, ये आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ पल्स। इनमें से पल्स के जनरेशन के लिए कौन यूज किया जाता है। तो इसके लिए यूज किया जाता है मल्टी वाइब्रेटर। किसका यूज किया जाता है, मल्टी वाइब्रेटर। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो यूज किया जाता है इंप्लीमेंट करने के लिए वैरायटी ऑफ सिंपल टू स्टेज सिस्टम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट used to implement a variety of simple two state system such as oscillator, है ना, सच एज ऑसिलेटर एंड फ्लिप फ्लॉप। तो आंसर क्या आ जाएगा, मल्टी वाइब्रेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मीसोफेज ऑफ अ लिक्विड क्रिस्टल कैन बी यूज्ड एज अ टेम्परेचर सेंसर। अब इसका मैंने भी आंसर निकाला है, चिरेल निमेटिक, ये आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अवलांच इफेक्ट अकर्स इन पीएन जंक्शन यूजली व्हेन। देखो पीएन जंक्शन का जो करेक्टरिस्टिक कर्व है वो बना लेते हैं। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक कर्व है वो कुछ इस तरह का बनता है। यहाँ पर आएगा मिली एम्पियर में करंट, यहाँ पर आएगा म्यू एम्पियर में, ये होगी फॉरवर्ड करंट और ये होगी रिवर्स करंट आई आर। यहाँ पर होगा वोल्टेज, तो ये होगा फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड, और ये कौन सा होगा, ये होगा रिवर्स। और यहाँ से ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। ये तो बनेगा किसके लिए, जीनर ब्रेकडाउन के लिए, जो कम ही वोल्टेज पे मिल जाएगा। और ये बनेगा किसके लिए, अवलांच के लिए। और फॉरवर्ड के लिए कर्व जाता है इस तरह का। तो फॉरवर्ड का तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक लीनियर है, उसके बाद नॉन लीनियर हो जाता है। और यहाँ पर अगर ये देखो तो ये है जीनर ब्रेकडाउन, यहाँ पर मिल रहा है आपको जीनर ब्रेकडाउन, और यहाँ पर आपको मिल रहा है अवलांच ब्रेकडाउन, अवलांच ब्रेकडाउन। तो दोनों में से ज़्यादा वैल्यू किस में आ रही है, अवलांच में आ रही है। अवलांच में डिप्लेशन लेयर क्या होगी, थिक होगी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन बाय डोपिंग जर्मेनियम। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर आपको बनाने हैं तो एन टाइप के लिए जो डोपिंग होगी, एन टाइप के लिए वो डोपिंग होगी पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट किस तरह की डोपिंग होगी, पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट के एग्जाम्पल जो हो जाते हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब इनमें से कौन दिया हुआ है, इनमें से दिया हुआ है आर्सेनिक, तो आंसर क्या आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा। इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टाइप 3 है, ये टाइप 3 की इम्प्योरिटी है, टाइप 3 इम्प्योरिटी, यानी कि ये किसको बनाने में काम आएंगी, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए यूज होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए इनका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइट इंटेंसिटी वी यूज, लाइट इंटेंसिटी के डिटेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं फोटोडायोड इन रिवर्स बायस। फोटोडायोड
इन रिवर्स बायस, फोटो डायोड इन रिवर्स बायस, ठीक है, किसका, फोटो डायोड इन रिवर्स बायस। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो जनरेट करता है करंट जब उसको लाइट को एक्सपोज किया जाता है। ये ऐसा पीएन जंक्शन है जब इसे लाइट को एक्सपोज किया जाता है तो ये करंट जनरेट करता है। इसको फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं या फोटो सेंसर भी कहते हैं। तो इट इज अ काइंड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, काइंड ऑफ पीएन जंक्शन डायोड generate current when exposed to light, also known as photo detector और फोटो सेंसर, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। स्वीप वोल्टेज यूज्ड इन सीआरओ, सीआरओ में जो स्वीप वोल्टेज यूज होता है उसमें जो टूथ होते हैं वो कैसे होते हैं, वो टूथ होते हैं 100 टूथ, 100 आरी के जैसे, है ना, 100 टूथ किसके जैसे, आरी के जैसे, मतलब ये जो टूथ्स होंगे वो कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, इस तरह से टूथ्स होंगे। तो 100 टूथ्स, जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट का मतलब ऐसे गेट जिनसे कि बाकी के जो गेट्स हैं वो भी बनाए जा सके। तो यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं, यूनिवर्सल गेट्स के एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास नॉर गेट और नैंड गेट। अब यहां पर हमें कौन सा दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया हुआ है नॉर, तो नॉर कौन सा गेट हो गया, यूनिवर्सल गेट हो गया। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा नॉर गेट, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द करंट थ्रू अ पीएन जंक्शन इज गिवन बाय, तो पीएन जंक्शन से जो करंट दी जाती है उसकी वैल्यू होती है आई इक्वल्स टू आई नॉट ई पावर ई वी अपॉन के टी माइनस वन। जहाँ आई नॉट होता है वो होता है रिवर्स करंट, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास डी। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इनमें से कौन सा गलत है। तो ए का प्रोडक्ट कराओ ए से 1 से, तो क्या मिलेगा, ए मिलेगा, है ना, 1.1 क्या मिलने वाला है, 1, तो a.1 क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ए बार 1 का 0 से करोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो यही गलत लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है। फिर a प्लस ए बार करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, सही है। a प्लस 1 करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो हमारे पास जो इसका रॉन्ग आंसर आ गया वो कौन सा आ गया, ऑप्शन बी। यहां पर जो आंसर आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, 0, और यहां पर क्या दिया हुआ है, ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर द बैंड गैप ऑफ GaAs, गैलियम आर्सेनाइड जो है उसका रूम टेम्परेचर पर उसका बैंड गैप यानी कि एनर्जी गैप कितना होगा, तो वो उसका होता है 1.43, और सिलिकॉन का अगर आपसे पूछा जाए तो उसका होता है 3.26, तो इसका कितना होगा, 1.43। याद रखने वाले क्वेश्चन है 1.43। अगर आपसे सिलिकॉन का पूछा जाए तो सिलिकॉन का आएगा 3.26। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एलईडी मेड यूजिंग गैलियम आर्सेनाइड एमिट रेडिएशन इन इंफ्रारेड रीजन, गैलियम आर्सेनाइड से जो एलईडी बनती है जब उससे रेडिएशन एमिट होते हैं तो वो रेडिएशन इंफ्रारेड रीजन में जाते हैं। किस में जाते हैं, इंफ्रारेड रीजन में जाते हैं, जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो 850 से 940 nm तक होती है ना। मैं लिख भी देता हूँ विद वेवलेंथ 850 टू 940 nm। जो वेवलेंथ होती है वो 850 से 940 nm तक की इसकी वेवलेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हेन नेगेटिव करंट फीडबैक इज यूज्ड एन एम्पलीफायर, जब नेगेटिव करंट फीडबैक एम्पलीफायर में यूज करेंगे तो उस केस में क्या होता है, जो उसका इनपुट इम्पिडेंस है वो तो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इनपुट इम्पिडेंस तो होगा डिक्रीज, जेड प्राइम, और ये जेड ये हो जाएगा 1 प्लस ए बीटा, ये तो हो गया डिक्रीज। और जिसका आउटपुट इम्पिडेंस है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है इंक्रीज। और जबकि आप वोल्टेज एम्पलीफायर का यूज करोगे, वोल्टेज एम्पलीफायर का, वोल्टेज में इनपुट इंक्रीज होता है और आउटपुट डिक्रीज होता है, करंट में ये उल्टा है।
तो यहां हमारे पास सही आंसर कौन सा आ जाएगा, ए, यानी कि इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिक्वेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर से बैंडविड्थ इंक्रीज होता है। बैंडविड्थ को कैसे लिखते हो, बीटा इक्वल्स टू बीटा नॉट 1 प्लस ए बीटा, ये बी है बी, तो बैंडविड्थ इंक्रीज होगा। इनपुट इंपेडेंस इंक्रीज होगा, इनपुट इंपेडेंस जेड एन प्राइम जेड इन 1 प्लस ए बीटा, ये इंक्रीज होगा। फिडेलिटी इंक्रीज होगी। नॉइज जो है वो इसकी डिक्रीज होती है, यहां पर लिखा हुआ है इंक्रीज। नॉइज जब आप निकालते हो, नॉइज के लिए निकालते हो, तो नॉइज जो है ए एन ओ इक्वल्स टू ए एन कौन 1 प्लस ए बीटा, तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका सही है जो आंसर है कि जो गलत मतलब कि इसमें लिखा हुआ है कि नॉइज इंक्रीज होगी, पर वो नॉइज को डिक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिक लॉजिक गेट। इनमें से कौन बेसिक लॉजिक गेट नहीं है। देखो, और जो है वो बेसिक लॉजिक गेट है, नॉट बेसिक लॉजिक गेट है, एंड बेसिक लॉजिक गेट है, एक्सॉर जो है और है ना, ये बेसिक लॉजिक गेट नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से बना हुआ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला सेट। बाकी के सेट्स भी रेगुलरली आते रहेंगे, तो अगले 4-5 दिनों में, 5-6 दिनों में हम इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करेंगे। जैसे पहले हमने न्यूक्लियर फिजिक्स को कवर किया, अब हम कवर करेंगे किसको, इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।